आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन अ पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी तो हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे थे ना, मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या पढ़ा था? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था वहां पर एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और पढ़ा था हमने v बराबर यू प्लस ए टी, और क्या पढ़ा था हमने v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन आपने वहां पर पढ़ा था। इसी तीनों इक्वेशन के हेल्प से ना हम यहाँ पर, अच्छा ये किसके लिए था? जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रहे थे विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। और आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन जब पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव करती है ऑन ए सर्कुलर पाथ। ऑन ए सर्कुलर पाथ, ये स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए था, और आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर पाथ के लिए जब पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव करती है। तो चलिए इनके हेल्प से हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखा हुआ है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या था? डिस्प्लेसमेंट था वहां पर। तो यहाँ पर एस वहां पर क्या था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि यहाँ पर हम सर्कुलर मोशन के लिए लिखने जा रहे हैं ना, तो हम लिखेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप किससे डिनोट करते हो? थीटा से। तो हम लिखेंगे थीटा, थीटा इक्वल टू, मैं किसके लिए लिखने जा रहा हूँ? इसके लिए, ठीक है ना, इसके हेल्प से लिखेंगे। तो हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू, ये क्या है? यू इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या हुआ है? यू क्या था वहां पर? इनिशियल लीनियर वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी की जगह पर एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि हम सर्कुलर मोशन के लिए लिखने जा रहे हैं ना, हम सर्कुलर मोशन के लिए लिखने जा रहे हैं, इसलिए लीनियर वेलोसिटी की जगह पर हम लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी। देखो देखो सीधी बात है, यहाँ पर हम एस के जगह पर क्या यूज करने वाले हैं? तो थीटा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस के जगह पर यूज करने वाले हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और मैं लीनियर वेलोसिटी यू के जगह पर लिखने वाला हूं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये था इनिशियल वेलोसिटी, और ये भी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगा। और मैं टी के जगह पर तो मैं टी ही लिखूंगा, और मैं एक्सेलरेशन ए, ये क्या है? ए लीनियर एक्सेलरेशन है, इसके जगह पर लिखेंगे हम एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको कि हम अल्फा से डिनोट करते हैं। उसके बाद अपना क्या आएगा? वी इज द फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर लिखेंगे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ पर हम ओमेगा नोट कर देते हैं। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ना, इसलिए यहाँ पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे। और भी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा क्या होगा? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। और कुछ आ रहा है? नहीं। तो एस यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, इसके जगह पर हमने लिख दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर लिख दिया हमने इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा नॉट। टी टाइम, टाइम को टी ही छोड़ देते हैं। ए क्या था यहाँ पर? तो कांस्टेंट लीनियर एक्सेलरेशन था। और अल्फा क्या है? तो ए के जगह पर लिखेंगे अल्फा, जो क्या है? कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। भी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। भी यहाँ पर क्या था? फाइनल वेलोसिटी। और भी के जगह पर लिखेंगे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा। बस एस के जगह पर थीटा लिख दो, यू के जगह पर ओमेगा नॉट लिख देना, टी के वैसे छोड़ देना, ए के जगह पर अल्फा लिख देना, और भी के जगह पर ओमेगा लिख देना। चलो लिखे, चलो लिखते हैं। पहला कैसे लिखेंगे? एस है ना, एस के जगह पर लिख देंगे थीटा। थीटा इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू के जगह पर ओमेगा नॉट लिख देंगे, यू की जगह पर ओमेगा नॉट, टी को इसी छोड़ देंगे, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए की जगह पर अल्फा कर देंगे, अल्फा टी स्क्वायर। मिल गया एक इक्वेशन। थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट को बढ़िया से कर दो, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा इक्वेशन क्या है? v बराबर यू प्लस ए टी। तो v की जगह पर क्या लिखेंगे? तो हम ओमेगा लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी की जगह पर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। v बराबर यू प्लस ए टी। यू की जगह पर क्या लिख देंगे? ओमेगा नॉट। यू की जगह पर लिख देंगे ओमेगा नॉट प्लस, अच्छा ठीक है,
ठीक है, यू प्लस प्लस ए की जगह पर क्या लिख देंगे, अल्फा लिख देंगे और टी को वैसे छोड़ देंगे। ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। और तीसरा इक्वेशन बी स्क्वायर है ना, तो हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, मतलब ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2as, तो लिखेंगे 2a के जगह पर अल्फा, एस के जगह पर थीटा। लीजिए हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन जब पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव करती है। आपको तो ये याद ही रहता है ना, इनके हेल्प से लिख देना है आपको। बस शुरू में दिक्कत आएगी, बाद में सब ठीक हो जाएगी। बस ये वाला चीज़ है ना, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रख लीजिएगा, बाकी आप लिख दोगे। यह है इक्वेशन ऑफ मोशन उस पार्टिकल के लिए जो पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव करता है। तो मैं सबको लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट and omega naught is the initial angular velocity। और बात करें अब टी तो टाइम है ना, टी क्या है, टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल। और अल्फा क्या है, तो अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन है। क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इस इक्वेशन को आप तब लिखेंगे जब पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव करती है, तभी लिखेंगे इसको, अदरवाइज नहीं लिखेंगे आप इसको। अच्छा, तो अल्फा भी हो गया अपना, ओमेगा भी हो गया, ओमेगा नहीं हुआ तो ओमेगा लिख देते हैं। तो ओमेगा क्या है, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा भी हो गया, अल्फा हो गया, थीटा हो गया, सभी सारे हो गए। ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को आप तब लिखेंगे जब पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव करती है। और बिल्कुल ईजी है, आप इनके हेल्प से इनको लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ठीक है। देखो, लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं हमेशा सोचता आया हूँ कि असली विजेता वो नहीं जो जीत जाना चाहते हैं, हर बार जीत जाना चाहते हैं। असली विजेता, वास्तविक विजेता वो है जो कभी भी हार मानना नहीं जानते हैं, और वही जीतते हैं, और वही असली वीर है, वही असली विजेता है जो कभी भी लाइफ में हार नहीं मानता है। तो आपको भी कभी भी लाइफ में हार नहीं माननी है, आपको निरंतर प्रयास करनी है, निरंतर प्रयास करनी है। आप दो जगह हारते हो, आपको हार की निशानी है दो चीज़ें, दो सिम्टम्स है जिससे पता चलता है ना आप हार गए। पहला था क्या कि आप फ्रस्ट्रेट होकर के ना आप अपनी प्रिपरेशन को छोड़ देते हो, बीच में ही छोड़ देते हो कि अब मेरे से नहीं होगा। छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो, लेकिन मायूस होकर नहीं, डिप्रेस्ड होकर नहीं, निगेटिव थिंकिंग के साथ नहीं। यदि तुमको लगता है कि मुझे इस फील्ड में नहीं रहनी है तो ठीक है, तुम दूसरे फील्ड में जाओ, कोई मनाही नहीं जाने के लिए। लेकिन तुम मायूस होकर, डिप्रेस होकर के, फ्रस्ट्रेट होकर के छोड़ो ना किसी फील्ड को कि मुझसे नहीं होगा, ये तो ठीक बात नहीं है। ये सोचना तुम्हारी गलत है। तुमको फील्ड चेंज करना है, शांति से चेंज कर लो। मायूस होकर के, फ्रस्ट्रेट होकर के कि मेरे से नहीं होगा, मेरे लिए नहीं बनाता, ये सब चीज़ें नहीं, बकवास बातें नहीं, क्योंकि कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। तो सिम्टम दो हैं, एक तो तुम फ्रस्ट्रेट होकर के, मायूस होकर के, रोग आ करके, पूरा इरिटेट होकर के छोड़ देते हो अपने प्रिपरेशन को बीच में। यदि तुम जेई की तैयारी करते हो तो जेई को छोड़ देते हो, नीट की तैयारी करते हो तो नीट को छोड़ देते हो। और दूसरा क्या तरीका है कि तुम लाइफ में गलत रास्ते अपना लेते हो, या तो सक्सेस पाने के लिए या फिर
आप फिर फ्रस्ट्रेट होकर के लाइफ में गलत गलत रास्ते चुन लेते हो, लाइफ में गलत सोच अपना लेते हो, लाइफ में गलत थिंकिंग अपना लेते हो। ये भी तुम्हारे हार का ही सिम्टम है। जैसे ही तूने गलत थिंकिंग अपनाया, गलत रास्ते अपनाया, तो ये भी तुम्हारे हार का ही सिम्टम है। एक गलत रास्ते अपनाओ और 100 हार ले लो, तो मैं तो बोलूँगा भैया 100 हार लेना, लेकिन कभी भी लाइफ में गलत रास्ते मत अपनाना। 100 हार ले लेना, क्योंकि कंधे में शक्ति है ना भाई, मजबूती है ना। 100 हार ढो सकता हूँ, लेकिन एक गलत मार्ग का बोझ मैं नहीं ढो सकता हूँ। युवा है ना, युवा हो ना, युवा हो तो कंधे में शक्ति होनी चाहिए यार, कि 100 हार क्या, 1000 हार, 10,000 हार का भार सह सकता हूँ, लेकिन एक गलत रास्ते का भार मैं नहीं सह सकता हूँ, एक गलत सोच का भार मैं नहीं सह सकता हूँ। लड़ो, अंत तक लड़ो, लेकिन कभी भी गलत पाथ पर मत जाना। तो जब भी तुम गलत पाथ पर जाते हो ना, तो ये तुम्हारी हार का सिम्टम है भाई, ये तुम्हारी हार का सिम्टम है। तो असली तो तुम वहाँ पर हारते हो, न कि तुम एग्जाम में असफल हो गए वहाँ पर हारते हो। वैसा वैसा 100 असफल स्वीकार, 100 असफल अपने कंधे पर स्वीकार, लेकिन कभी भी एक गलत मार्ग का भार अपने कंधे पर स्वीकार नहीं। तो 100 हार स्वीकार कर लेना, 100 असफलता स्वीकार करना, 100 बार एग्जाम में फेल होना स्वीकार कर लेना, 100 बार टेस्ट में फेल होना स्वीकार करना, 1000 बार, 10,000 बार एग्जाम में फेल होना स्वीकार कर लेना, लेकिन लाइफ में कभी भी गलत डिसीजन लेना स्वीकार मत करना, चाहे किसी भी प्रकार का हो। गलत तरीका से पास करना होता है ना, कि इधर से उधर टिकट भिड़ा करके लोग पास कर जाते हैं, वो मत अपनाना। या फिर कुछ बच्चे होते हैं यार, मुझे अफसोस के साथ करना पड़ रहा है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। दैट इज़ वेरी रॉन्ग, बहुत गलत बात है वो मत करना, वो नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। वो एक कमज़ोर व्यक्ति होता है, वो कमज़ोर बंदा होता है जो ये सब काम करते हैं। सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन, इट इज़ द, यही हार का सिम्टम है। ये सॉल्यूशन नहीं हो सकती है, ये हार का सिम्टम है। लड़ो ना, मौत से, मौत को प्राप्त कर लेता है आदमी, मौत को गले लगा लेता है और जूझना नहीं जानता है। मौत, जिसे सब डरते हैं कि मौत आए नहीं, उसको गले लगा लेता है और फिर जूझना नहीं जानता है, तो वो उसकी बेवकूफ़ी है ना, वो उसकी बहादुरी है, वो उसकी बेवकूफ़ी है, उसकी बहादुरी नहीं है। वो सुसाइड करता है, मौत को गले लगा लेता है, लेकिन जूझना नहीं जानता है। जूझना जानो, लड़ना जानो, लेकिन कभी भी गलत रास्ते को अपनाना मत जानो। चाहे तुम जितनी बार हार जाओ, जितनी बार हार जाओ, लेकिन एक बार फिर से खड़े हो जाना, उठ कर तैयार हो जाना, यस मैं फिर से प्रयास करूँगा। तुम कितना भी गर्त में अपने आप को महसूस करो, कितना भी गड्ढे में अपने आप को महसूस करो, लेकिन कभी भी गलत रास्ते मत अपनाना। ये सुसाइड करना, फ्रस्ट्रेट होना, गलत रास्ते को अपना लेना, गलत थिंकिंग को अपना लेना, ये सब ही हार का सिम्टम है। कर्ण देखो ना, कर्ण और अर्जुन, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, कर्ण और अर्जुन। अर्जुन वो थे जो हमेशा जीत जाना जानते थे, और कर्ण वो था जो कभी भी हार मानना नहीं जानता था। और महाभारत तूने यदि देखा होगा, नहीं देखा हो तो जाइए आप, है ना वो बी.आर. चोपड़ा का महाभारत पुरानी वाली, उनको देखो, वो लाइफ में तुमको बहुत शिक्षा देती है। वो देखो, उनमें दिखाया गया है कि वो कर्ण जो हर बार अर्जुन से हार जाता था, लेकिन हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कर्ण जो हर बार अर्जुन से हार जाता था, लेकिन हार मानने के लिए तैयार नहीं था, और उसी कर्ण ने अर्जुन को एक बार जीवन दान दिया था। कौन था कर्ण भाई? जाके देखो, हर बार जितनी बार युद्ध गया ना, उतनी बार वो अर्जुन से हार गया है। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया ना, कुरुक्षेत्र के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, कि कर्ण ने अर्जुन को जीवन दान दिया था। क्या थी कर्ण की विशेषता? तुम सोचते हो कि कर्ण बहुत बड़ा धर्मधर था, वो तो जो था वो था,
वो तो अर्जुन भी थे और कर्ण भी था, लेकिन उससे भी बड़ी बहादुरी कर्ण के ये थी कि भाई वो कभी हार मानना नहीं जानता था। यही गुण अर्जुन के पास नहीं था। वो हार जाते थे तो फ्रस्ट्रेट हो जाते थे अर्जुन, लेकिन कर्ण हार के फ्रस्ट्रेट नहीं होता था। और यही एक ऐसा गुण था ना कर्ण के पास, तो यही एक ऐसा गुण था कर्ण के पास, कभी हार न मानने वाली गुण। तो बहुत सारे लोग कर्ण को अर्जुन से बड़ा धनुर्धर मानते हैं। तुमको क्या लगता है कि कर्ण अर्जुन से बड़ा धनुर्धर था या अर्जुन कर्ण से बड़ा धनुर्धर थे? दोनों इक्वल थे, दोनों इक्वल थे। यदि तुम अर्जुन को बड़ा मान भी लो ना, तो मान भी सकते हो, ये बहुत बात सत्य भी है कि अर्जुन बड़ा धनुर्धर था कर्ण से, था। जब बड़े बड़े महापुरुष महाभारत में बोल रहे हैं ना कि अर्जुन सबसे धनुर्धर है, सबसे धनुर्धर है, तो है, थे, अर्जुन थे। कर्ण से भी सबसे धनुर्धर थे अर्जुन, कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन कौन सी ऐसी गुण है कर्ण में, कौन सी ऐसी गुण था जो अर्जुन से भी सबसेट बना देती थी उसको? तो एक ही गुण था भाई, जो जो गुण अर्जुन में थी वो गुण कर्ण में भी थी, जो जो गुण कर्ण में थी वो गुण अर्जुन में भी थी। बस एक ही गुण था जो कर्ण में थी और अर्जुन में नहीं थी, और वो था हार न मानने वाली प्रवृत्ति, कभी भी हार न मानने वाली प्रवृत्ति। ठीक है भाई, तो असली विजेता वो है जो कभी भी हार नहीं मानता है। आप निरंतर प्रयास करो। आपके कंपटीशन में ना, नीट में, जेई में ऐसा मान लेता है फिजिक्स बहुत हार्ड है, बट मेरे हिसाब से फिजिक्स से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। मेरे हिसाब से, मैं पर्सनली बोलूँ ना, तो फिजिक्स से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। इसीलिए मैंने चुना इसको, क्योंकि ये मेरे को बहुत इजी लगती है, क्योंकि आंखों के सामने दिखती है। जब तुम फिजिक्स को समझ लोगे ना, आंखों के सामने दिखती है सारी चीज़ें। कोई टीचर तुमको गलत पढ़ा के नहीं जा सकता है यदि तुम फिजिक्स समझते हो, समझ के पढ़ते हो। तो हो सकता है केमिस्ट्री गलत पढ़ा के चला जाए, इतिहास गलत पढ़ा के चला जाए, और सब्जेक्ट गलत पढ़ा करके चला जाए, बट ये फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता है गलत, क्योंकि आंखों के सामने दिखती है, वो सारे आंखों के सामने दिखती है। सर मेरे को तो नहीं दिखती है, दिखेगी ना। तुम समझो तो, सिर्फ समझो तो, फिजिक्स समझना तो शुरू करो, इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेना, इसमें थोड़ा दिलचस्पी लेना तो शुरू करो, ये दिखेगी तुमको। मैं हमेशा बोलता हूँ कि दूसरे विषय को तब तक पढ़ो जब तक कि समझ में ना आ जाए, और फिजिक्स को तब तक पढ़ो जब तक कि ये समझ में ना आ जाए, और फिजिक्स को तब तक समझते रहो जब तक कि ये दिखने ना लग जाए। जिस दिन दिखने लग जाएगी ना भाई, आंखों के सामने आंख बंद करोगे ना, तुमको दिखने लग जाएगी। हमेशा आइंस्टीन बोलते थे फिजिक्स को देखो देखो देखो, वो आंख बंद करके ना सारी चीज़ों को एनालाइज कर लेते थे। जैसे ही आंख बंद करते थे ना, उनको सारी चीज़ें दिखाई देने लगती थी, उनका मन में इमेज बनने लगती थी। पूरा यूनिवर्स में जो भी घटना हो रही थी उनके मन में इमेज बनने लगती थी। इसीलिए तो वो बोले हैं, आइंस्टीन क्या बोले हैं, क्रिएटिविटी इज बेटर देन द नॉलेज, इंटेलिजेंट। क्रिएटिविटी इज बेटर देन द नॉलेज, क्रिएटिविटी इज बेटर देन द इंटेलिजेंट। जो क्रिएटिव है वही तेज है। क्रिएटिव मतलब आप इमेजिन कर सको चीज़ों क्या क्या हो रही है। हमेशा आइंस्टीन तो क्रिएटिविटी पे ही पूरा फोकस किया है, वो तो सारे फोकस ही क्रिएटिविटी पे ही डाल दिया है, और क्रिएटिविटी को ही वो बेटर मानते हैं, बेस्ट मानते हैं। और उनकी सारे फिजिक्स, सारे नॉलेज क्रिएटिविटी पर ही बेस्ट थे। वो हमारी तरह, तुम्हारी तरह लेबर नहीं करते थे, ऐसे साधारण लेबर नहीं करते थे कि भाई 15 घंटा पढ़ो, 20 घंटा पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक तुम क्रिएटिव नहीं हो ना, तब तक तुम्हारे लाइफ में ड्रामेटिक चेंज नहीं आने वाली है। चेंज तो सबके लाइफ में आती है, ड्रामेटिक चेंज उस दिन से तुम्हारे लाइफ में आने लगेगी जिस दिन तुम क्रिएटिव होने लगोगे। क्रिएटिव मतलब कल्पना करना शुरू कर दोगे चीज़ों को, और उल्टा पुल्टा कल्पना की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। फिजिक्स की कल्पना करना शुरू कर दोगे ना उस दिन से तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे सब्जेक्ट जो फिजिक्स है ना, इसमें ड्रामेटिक चेंज होने लगेगी, और तुम्हारा सबसे फेवरेट विषय होगा फिजिक्स। ठीक है ना जी। तो आप लाइफ में, आज का मेरा बस यही कहना है कि लाइफ में आप हार नहीं माने, प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए। जीत आपकी भी है और जीत आपकी होगी भी। बस हार न मानो, जीतोगे और जीत ही जाओगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट।